एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि हम पहले भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। हम लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और पहले हम कर रहे थे बायो के कुछ टॉपिक्स, उसमें कुछ हमारी पहली यूनिट चल रही थी, उसके अंदर कुछ छूट गया था, उसका भी हम कंटिन्यू करेंगे। अब आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं ज्योग्राफी से भी। ये मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से आपको ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, जो भी मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बेसिक जो ज्योग्राफी है उसके बारे में, कि ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या रही, कौन कौन से जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ बताया, उस सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द ज्योग्राफी। सबसे पहले ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व फ्रॉम द लैंड ऑफ एंशियंट यूरोप। ज्योग्राफी है वो एक विषय के रूप में कहाँ से इवॉल्व हुआ था, वो हुआ था एंशियंट यूरोप से। जैसे ग्रीस, रोम, ये कंट्रीज़ हैं, इनसे इवॉल्व हुआ था ज्योग्राफी। और साइंटिस्ट सबसे पहले कौन से आए थे? इरेटोस्थीन्स आए थे। ये कहाँ से थे? ग्रीस से थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसकी जो यही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की डिस्कवरी ही इरेटोस्थीन्स ने की थी। ही वॉज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो हम फादर बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं, इरेटोस्थीन्स को ही। उसके बाद आए थे क्लेडस टोल्मी। ये 2nd सेंचुरी के अकॉर्डिंग अराउंड आए थे। ही वॉज आल्सो फ्रॉम ग्रीस। ये सबसे पहले यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जियोग्राफर थे वर्ल्ड के। इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया था जियोसेंट्रिज्म के बारे में। इन्होंने सबसे पहले जियोसेंट्रिज्म जो सिद्धांत है वो दिया था। किसने दिया था जियोसेंट्रिज्म? क्लेडस टोल्मी ने। जियोसेंट्रिज्म में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स का क्या है? सेंटर है। और ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के। इनका जो सिद्धांत हो जियोसेंट्रिज्म का था। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि अर्थ है वो एक सेंटर है, और ऑल जो भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी इसके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है अपनी खुद की, अल्मागेस्ट ये है। और इस बुक को क्या बोलते हैं? बाइबल ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी, ये इस बुक को बोलते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो क्लेडस टोल्मी था, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और इनकी बुक को क्या बोलते हैं? इनके बुक को बोलते हैं बाइबल ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी। आगे जो साइंटिस्ट आए थे वो थे निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने किस चीज़ के बारे में बताया था वो देख लेते हैं। निकोलस कोपरनिकस आए थे 16th सेंचुरी के अराउंड। वो पोलैंड से थे। ही वॉज फ्रॉम पोलैंड। ही कॉन्ट्राडिक्ट द आइडियाज़ ऑफ टोल्मी। इन्होंने जो टोल्मी ने जो आइडिया दिया था, कौन सा? जियोसेंट्रिज्म का जो सिद्धांत दिया था, उसको उसके अगेंस्ट थे ये। इन्होंने फिर कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हेलियोसेंट्रिज्म का। हेलियोसेंट्रिज्म में इन्होंने क्या बताया था? ही डिक्लेयर्ड सन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इन्होंने बता दिया कि जो सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है। ऑल और जो भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये इनका सिद्धांत था। एंड फर्दर ये हो गया था। और इसी को ही क्या बोलेंगे हम? सोलर सिस्टम बोलेंगे। जो निकोलस कोपरनिकस था, इन्हीं से ही लगभग जो मॉडर्न जो ज्योग्राफी है उसके इरा की स्टार्टिंग मानी जाती है। निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली है, इन्हीं से ही। अब आगे देख लेते हैं गैलीलियो गैलीली ये था। इन्होंने क्या डिस्कवरी, क्या कुछ किया था? इन्होंने ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कोपरनिकस। ही हैड इन्वेंटेड टेलीस्कोप। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। ही हैड द स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द आर्गूमेंट ऑफ कोपरनिकस। इन्होंने कोपरनिकस का जो भी कॉन्सेप्ट था हेलियोसेंट्रिज्म, उसको स्ट्रॉन्गली क्या था? रिकमेंड किया था। विद कोपरनिकस एंड गैलीलियो द इरा ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी स्टार्ट्स। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में, क्योंकि बेसिक ज्योग्राफी है वो इन्हीं से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, ज्योग्राफर थे
जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड की खोज की थी या इसके बारे में जो भी रिलेटेड जो सिद्धांत है वो दिए थे, तो इरेस्थोस्थीनिस से सबसे पहले। उसके बाद कौन था? क्लेडेस्टोल्मी थे। इरेस्थोस्थीनिस ने क्या बताया था? इन्होंने वर्ड ज्योग्राफी को क्रिएट किया था और ये क्या फादर ऑफ दी ज्योग्राफी भी कहलाते हैं। आगे था क्लेडेस्टोल्मी। ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने जियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया था कि अर्थ एक सेंटर है यूनिवर्स का और उसके जो भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स है वो इसके रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस आए थे, इन्होंने हेलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या बताया था उन्होंने? कि सन एज ए सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आगे गैलीलियो गैलीली आए थे, इन्होंने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी और इन्होंने जो कोपरनिकस के जो सिद्धांत है इसको स्ट्रांगली जो सपोर्ट किया था। अब बात कर लेते हैं हम स्टार के बारे में। स्टार क्या है? स्टार इज दी फ्रोजन फॉर्म ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। स्टार जो एक तारा है वो क्या है? इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। स्टार हैज इट्स ओन लाइट। स्टार्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि स्टार्स किससे बने होते हैं। स्टार्स की लाइट है वो खुद की लाइट है या किसी और से वो लेते हैं वैसे। तो स्टार्स हैज़ इट्स ओन लाइट। स्टार्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इन द यूनिवर्स। द रीजन बिहाइंड द लाइट इन स्टार्स इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। जो भी रीजन है लाइट का, जो स्टार्स के अंदर जो इनकी खुद की लाइट, उसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसके कारण ये जो चमकते दिखाई देते हैं इनकी खुद की लाइट है, ये इसी की वजह से है। स्टार्स आर दी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द यूनिवर्स। स्टार्स है वो लार्जेस्ट सोर्स है हाइड्रोजन का यूनिवर्स में। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। सन है ना, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य है वो क्लोजेस्ट स्टार है ऑफ अर्थ। सेकंड क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये काफ़ी बार पूछ लेते, कई बार ऑप्शन में सन नहीं देते और पूछ लेते हैं क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज, तो उसमें क्या आएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी आएगा। अगर सन है तो सन आएगा। सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के। और दूसरा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी इज जो है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी किसका पार्ट है? अल्फा सेंचुरी इज ए ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स, अल्फा 1, अल्फा 2 और प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी वो क्या है? अल्फा सेंचुरी का ही एक मतलब पार्ट कह लो जी। इसके अंदर अल्फा सेंचुरी के अंदर 3 है, अल्फा 1, अल्फा 2 और प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो मेनली जो मेन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी ही पूछते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेड गिंट मतलब इट इज द स्टार इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बिकम वेरी लेस and the outer part of this such star appearing red. This is first sign of the old age of the star. जो रेड गिंट है ये मतलब जो स्टार है वो लाल कलर के हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। वो उसका रीज़न क्या है? कि जो आउटर पार्ट है उसका रेड कलर का दिखने लगता है। ये है इनका फर्स्ट साइन है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है? बिल्कुल कम हो गई और इसकी एज धीरे धीरे कम होती जा रही, मतलब कि ओल्ड एज है, ये बहुत मतलब ज़्यादा एज हो गई है स्टार की, जिसके कारण ये रेड दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वो भी इसके अंदर कम हो गई है। ये था रेड गेन। आगे हैं नॉर्थ स्टार, पोल स्टार और पोल ध्रुव तारा के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने वैसे अर्थ दिखा दिया और इसकी एक्सिस दिखा दी। अब है कंस्टेलेशन, मतलब तारामंडल किसे कहते हैं? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विथ ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जो स्टार्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? कंस्टेलेशन बोलेंगे। ऑल द साइन ऑफ इंडियन हिस्टोलॉजी रिप्रेजेंट सेम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए, इसकी जगह शायद कॉन्स्टेलेशन आएगा। ठीक है, आगे है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार विथ हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलेंगे? गैलेक्सी, यानी मंदाकिनी। कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ द स्टार्स विथ हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। आगे है मिल्की वे। द गैलेक्सी ऑफ विच अर्थ इज ए पार्ट इज नोन एज मिल्की वे। द स्ट्रक्चर ऑफ मिल्की वे इज स्पाइरल होती है, कई बार दिखती है ना मिल्की आसमान में, वही है ये। अब आगे हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सैटेलाइट, सन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सन क्या हो गया? सेंटर हो गया। इसको कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? निकोलस कोपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिज्म सिद्धांत था वो, कि सन एज ए सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स
रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। सैटेलाइट है वो प्लैनेट के भी अराउंड रिवॉल्व करेगा और सन के भी। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। फिर अब हम देख लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे पहले क्या हो गया, सन के अराउंड जो सबसे नियरेस्ट वो क्या, मरकरी। फिर है वीनस, अर्थ है वो 3rd नंबर पे आता है। उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और अंत में था वो क्या था, प्लूटो। इसको अभी हटा दिया गया है, वो बताएंगे क्यों हटा दिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी बुध ग्रह जो सन के सबसे नियरेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, डेंसेस्ट प्लैनेट हैज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इसका, क्योंकि सन के सबसे क्लोज है तो रिवॉल्यूशन का पीरियड भी इसका सबसे कम ही होगा। आंस इट्स 1 ईयर विल बी दी शॉर्टेस्ट ईयर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसीलिए अगर रिवॉल्व अगर जल्दी करेगा तो इसका जो 1 साल है वो भी शॉर्टेस्ट ईयर होगा सोलर सिस्टम का। इसके मरकरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इट इज़ नॉट दी हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज़ नॉट हॉटेस्ट बिकॉज अराउंड इट नो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट। अगर काफ़ी ये बोल देते हैं कि सन के क्लोजेस्ट होगा तो हीट ज़्यादा आएगी तो हॉटेस्ट होगा, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास कोई भी, इसके अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। बस मरकरी क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे नज़दीक है, इस पे ईयर है वो सबसे शॉर्टेस्ट ईयर है सोलर सिस्टम का, और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ठीक है, ये था मरकरी के बारे में। हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, हम बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसी को ही क्लियर करेंगे। अब आगे इसी से रिलेटेड जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट गोइंग अवे फ्रॉम ए प्लैनेट बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज प्रेजेंट अराउंड द प्लैनेट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि प्रोसेस है किसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो प्लैनेट से हीट दूर जा रही है उसको एब्जॉर्व करना, किसके, बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज जो भी प्रेजेंट है प्लैनेट उसके द्वारा एब्जॉर्व करना। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर आर सर्टेन गैसेज विच एब्जॉर्ब द आउटसोर्सिंग हीट मोर इफेक्टिवली, दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन सी हैं? CH4 मीथेन, वाटर वेपर, CO2, N2O, ओजोन, CFC, HFC, HCFC, ये सभी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। N2O को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अब आगे है, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज इन लास्ट few decades। जो ये गैसेज हैं, मीथेन होगी, वाटर वेपर, CO2, N2O, ओजोन, इन सभी की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या हो गया है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो कुछ दशक से इंक्रीज हो गया, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, अगला हमारा जो प्लेनेट है विनस। नहीं, पहले तो हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी के अंदर हमने ऊपर लिया था कि ये हॉटेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उस वजह से हॉटेस्ट नहीं है। फिर आगे विनस है। विनस क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। विनस विनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। बिकॉज क्यों है हॉटेस्ट? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ ए वेरी थिक एटमॉस्फेयर अराउंड इट। क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है जो विनस के अराउंड है वो क्या है, थिक है। इन दिस दी ऑलमोस्ट 90% CO2 इज़ फाउंड। इसके अंदर क्या है, 90% CO2 पाई जाती है जो विनस है उसके अंदर। विनस के भी कोई सैटेलाइट नहीं है। 2 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम रोटेट क्लॉकवाइज, विनस और यूरेनस। ये 2 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के। कौन कौन से हैं? विनस है और यूरेनस है। ये दोनों क्या करते हैं, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, और बाकी जो भी प्लैनेट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, लो आगे देख लेते हैं। अभी हमारा विनस, पहले हमने मरकरी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं विनस के बारे में। इट हैज स्लोवेस्ट स्पीड ऑफ रोटेशन। जो विनस है उसकी क्या है, रोटेशन की जो स्पीड है वो क्या है, स्लोवेस्ट है। जो स्लोवेस्ट स्पीड होगी तो क्या होगा, रोटेशन का जो इसका पीरियड है वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। अगर
रोटेशन की स्पीड कम होगी तो पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा, विच मीन्स वन डे ऑफ दिस प्लेनेट इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द सोलर सिस्टम। जो लॉन्गेस्ट डे मतलब सबसे लंबा दिन होगा हमारे सोलर सिस्टम का, वो किसका होगा, विनस का होगा। विनस के भी कोई भी प्लेनेट, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा हमारे यूनिवर्स का, वो है विनस ही है। आगे हम बात कर लेते हैं मार्स की। हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि अर्थ के बारे में हम इम्पोर्टेंट जो है ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अभी कर लेते हैं हम बात मार्स की। मार्स मंगल ग्रह, इसके दो सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस। जो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम वो कौन है, फोबस है। और आल्सो नोन, जो मार्स इसको क्या बोलेंगे, रेड प्लैनेट भी बोलेंगे, बिकॉज इट्स आउटर सरफेस हैज रेड सोयल। ठीक है, और ये रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। जो मंगल ग्रह पे वो भेजे गए थे हमारे जो मिशन, वो मंगलयान फर्स्ट, इंग्लिश नेम था इसका MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। एक ये था स्पेस इंडिया, जो मंगल ग्रह पे जीवन की खोज में लगा है, ये है मंगलयान। अमेरिकी यान था, उसको क्या था, क्यूरियोसिटी रोवर था। अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट जो मंगल पर जीवन की खोज में लगा है, ये है क्यूरियोसिटी रोवर। और इंडिया का कौन सा था, मंगलयान फर्स्ट। हमारा आगे जो प्लेनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। ये क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, हैवीएस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है इसके। गोनीमेड जिसको, जो इसका सैटेलाइट है, वो है लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं जुपिटर। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, हैवीएस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है इसके। और जो इसका गोनीमेड जो सैटेलाइट है वो क्या है, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट है, गैनीमेड। ये पेपर में पूछ लेते हैं काफ़ी बार। डे लेंथ है, शॉर्टेस्ट है सोलर सिस्टम की, इसकी 10 घंटे की ही है इसका डे लेंथ। पीरियड ऑफ रोटेशन इज स्मॉलेस्ट, जो जुपिटर है उसका पीरियड ऑफ रोटेशन है वो भी क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप बार बार वीडियो को देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो PDF चाहिए आपको इस सभी की, तो मैं PDF भी डाल दूँगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। आगे है सैटर्न, शनि। कौन कौन सा, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दी 7 कॉस्मिक रिंग्स। जो सैटर्न है इसके अराउंड क्या है, 7 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं। दीज रिंग्स आर क्लाउडी स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैसेज। ये डस्ट और गैसेज की बनी हुई, जिसी के कारण ये सुंदर दिखता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आफ्टर जुपिटर इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो कौन से प्लेनेट के हुए हैं, जुपिटर के। उसके बाद किसके हैं, सैटर्न के, शनि के। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट। इसी का जो सैटर्न का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट वो कौन है, टाइटन है। लेकिन जो यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा था, वो जुपिटर का था। कौन सा था, गोनीमेड सैटेलाइट, जो हमने अभी पढ़ा था। गोनीमेड सैटेलाइट था वो लार्जेस्ट था जुपिटर का। और सैटर्न का लार्जेस्ट कौन सा है, टाइटन। ठीक है, आगे हैं यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों पढ़ लेते हैं। बोथ प्लैनेट लुक्स अपीयर ग्रीन सीन्स फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन मीथेन गैस। यूरेनस और नेपच्यून है, दोनों का ही जो प्लैनेट है, ये दोनों कैसे अपीयर ग्रीन दिखते हैं, किस वजह से ग्रीन दिखते हैं, इट कंटेन्स मीथेन गैसेज। मीथेन गैस के कारण ये क्या है, ग्रीन दिखते हैं दोनों। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं कोमेट की, मतलब जो प्लेनेट है, प्लेनेट के बाहर जो कौन क्या प्रेजेंट है वो कोमेट। इट इज सीन बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के मतलब पार दिखता है। एंड दिस रीजन नोन एज क्यूपर्स बेल्ट। कोमेट इज द फ्रोजन गैसेज विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन during revolution when it is close to the sun. Its outer surface starts melting due to heat of the sun and from this molten matter its tail is formed. ये है कोमेट की जो स्ट्रक्चर है वो। जैसे ये सन की तरफ रहा तो ये धीरे धीरे क्या पिघलने लगता है, और पिघलने से क्या इसके टेल नुमा एक स्ट्रक्चर सी बन जाती है इसकी। इसको क्या बोलते हैं, कोमेट बोलते हैं। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं क्यूपर्स बेल्ट। ठीक है, वन कोमेट इज सीन आफ्टर एवरी 75 ईयर्स। जो हेलिस कोमेट था वो अब कब दिखेगा, 2065 में। हर 75 साल के बाद कोमेट वो है वो दिखाई देता है।
आगे हो गया एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड के बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ का प्रेजेंट है? मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। एस्ट्रॉयड ये क्या है? एस्ट्रॉयड इज द स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट, दीज आर सीन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दस रीजन इज नोन एज एस्ट्रॉयड बेल्ट। कई बार पूछ लेते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, मतलब कहाँ है, तो ये कब कहाँ कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रेजेंट है। आगे है मेट्योर। मेट्योर मतलब उल्का पिंड, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। इट इज़ एनी रैंडम मास विच कैन बी ब्रोकन पार्ट ऑफ एनी सेलेशियल ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। मेट्योर उल्का पिंड क्या है कि कोई भी जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो कोई भी मास, उसका कोई टुकड़ा टूट गया और वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? मेट्योर, उल्का पिंड। मेट्योर व्हेन एंटर्स इन Earth's atmosphere, they are burnt completely because of the friction of atmospheric gases due to which it catches fire। जैसे ये हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में आते हैं तो ये एकदम से फायर कैच कर लेते हैं और जिसके कारण ये जल जाते हैं वहीं पे। दिस बर्निंग मेट्योर इज कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। जलते हुए तारे बोल सकते हैं इनको, मेट्योर को। मेट्योर क्या है? सबसे पहले मेट्योर है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में है, प्लेनेट हो गए, उनका जो भी पार्ट है, वो सैटेलाइट है, उनके टूट जाते हैं और वो धीरे धीरे फिर अर्थ की ओर मूव करने लगते हैं, उसको बोलेंगे मेट्योर। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ शूटिंग स्टार्स स्ट्राइक द अर्थ, इट इज़ नोन एज मेट्योराइट। काफ़ी समय ऐसा होता है कि जो शूटिंग स्टार है वो फायर भी कैच कर लेते हैं लेकिन फिर भी अर्थ से टकरा जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मेटियोराइट। ठीक है। ये तो हमारे बेसिक थिंग्स थी ज्योग्राफी के बारे में जो हमने पढ़ी थी। अगर समझ में ना ही हो तो कमेंट्स कीजिए, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।